फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सौरभ शुक्ला और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। ये पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा। कंप्लीट एनसीईआरटी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हमको सबसे पहले तो जानना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अपने सराउंडिंग में चारों तरफ मिक्सचर से घिरे हुए हैं। डेली लाइफ यूज में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही रेयर हम लोग प्योर सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो हम लोग चारों तरफ से एयर से घिरे हुए हैं और यहाँ पर एयर क्या है? एयर भी मिक्सचर के फॉर्म पे है। यहाँ पे ना तो प्योर O2 है, ना तो प्योर N2 है, ना तो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे पास नेचर में क्या होता है? एयर का मिक्सचर मिलता है, ठीक है ना, जिसमें सारी गैस क्या होती है? कंबाइंड होती है। हम बात करें अपने ब्लड की तो ब्लड भी क्या है बेटा? एक प्रकार का मिक्सचर ही है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। ऐसे ही करें आप लोग कोई भी चीज़ यूज करते हो, मान लीजिए आप लोग ऑर्नामेंट्स यूज करते हो, सोने की चीज़ें बनी हुई पहनते हो, तो सोना भी क्या है बेटा? एक टाइप का मिक्सचर ही है। सोने में क्या मिला होता है? कॉपर मिला होता है। तो हम लोग अपने डेली लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें किस तरह यूज करते हैं? मिक्सचर पे यूज करते हैं। आज वहीं से हम लोग को एक टर्म निकला है मिक्सचर से ही, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी एक टाइप का क्या है बेटा? मिक्सचर ही है, लेकिन इसकी थोड़ा सा स्पेशल क्वालिटी होती है। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आप लोग को यदि ना पता हो कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, तो मैं उसको भी एक बार आपको बता दे रहा हूँ। होमोजीनियस का मतलब ये होता है बेटा, जब कोई भी ऐसा मिक्सचर हो जिस मिक्सचर पे थ्रू आउट द पूरे मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या हो? एक बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने एक कोका कोला लिया। कोका कोला को तुम अगर ऊपर से पियोगे तो भी वो सेम टेस्ट देगा, उसमें नीचे से कोका कोला निकाल लोगे तब भी वो सेम टेस्ट देगा। तो पूरा का पूरा कोका कोला थ्रू आउट द मिक्सचर सेम प्रॉपर्टी को क्या करता है बेटा? दिखाता है। इसलिए वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस में कैसे, आपको जनरल एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो नमकीन में क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है ना। नमकीन में आप लोग देखोगे एक बार खाओगे तो काजू आया, दोबारा उठाया तो काजू नहीं आया, टेस्ट चेंज हो गया। तो थ्रू आउट द मिक्सचर उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट रहती है। मिक्स वेज की बात कर लो, ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स हैं जहाँ पे थ्रू आउट द मिक्सचर प्रॉपर्टी से नहीं होती है। उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम लोग को जो यहाँ पर पढ़ना है वो कौन सा मिक्सचर पढ़ना है बेटा? हमको पढ़ना है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन के डिफिनीशन को। तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। इसमें एक या एक से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक। तो बेटा ये आपका जो सॉल्यूशन होता है उसमें 2 कंपोनेंट भी मिला सकते हो आप लोग, 3 कंपोनेंट भी मिला सकते हो। जैसे आप लोग बात करें नमक और पानी को मिला दिया, ठीक है ना बेटा। नमक, पानी और शक्कर को मिला के शिकंजी बना लिया, उसी में नींबू भी मिला दिया, 4 कंपोनेंट मिल गए। ऐसे करके हम लोग ढेर कंपोनेंट मिला सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम लोग ने 2 कंपोनेंट बनाया तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर 3 कंपोनेंट मिला तो उसको टर्सरी सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। अगर ज़्यादा मिला दिए तो उसको पॉली बोल देंगे, ठीक। बट हम लोगों के जो कोर्स में है बेटा, हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे बेटा? हमारे 2 कंपोनेंट होंगे। कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा अगर, तो उस सॉल्यूशन पे बेटा कितने कंपोनेंट रहेंगे? उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट रहेंगे। एक कंपोनेंट जिसमें से सॉल्यूट रहेगा और दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। एक कंपोनेंट आपका क्या रहेगा बेटा? सॉल्वेंट रहेगा और दूसरा कंपोनेंट आपका क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा, ठीक। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक बीकर है, यहाँ पे पहले से कोई सॉल्वेंट क्या हुआ है? ये भरा हुआ है। मान लीजिए ये वाटर भरा हुआ है। अब इस वाटर पे अगर मैंने क्या किया बेटा? इस वाटर में मैंने क्या किया? इस वाटर में मैंने नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? NaCl मिला दिया। तो यहाँ पर बेटा ये
आपका जो ये वाटर हो जाएगा, ये वाटर क्या कहलाएगा, ये वाटर सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और ये जो मिला रहे हैं इसको क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। तो बात समझ में आई, जिसमें मिलाते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है, जिसको मिलाते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है। या फिर आप लोग इस तरह भी कह सकते हो, जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं, इनकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, अ कंपोनेंट दैट प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक, इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। और हमारा सॉल्यूशन किस प्रकार का बनेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्वेंट कैसा है, क्योंकि यही तो ज़्यादा मात्रा पे है। तो उसी तरीके से तो आएगा, जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं या शिकंजी बनाते हैं तो उसमें क्या करें बेटा, हम लोगों ने क्या लिया, पानी लिया, और पानी में हमने क्या लिया, शक्कर मिलाया। शक्कर तो सॉलिड है लेकिन सॉल्वेंट तो हमारा ज़्यादा है ना, तो थ्रू आउट द शिकंजी कैसी बनेगी हमारे पास, शिकंजी लिक्विड फेस में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेंट ही क्या करता है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। सॉल्यूट की बात करूं, वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब सॉल्वेंट के अलावा जो कुछ भी मिला रहेगा वो सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर तो बात रही कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा, जो कम क्वांटिटी में रहेगा वो सॉल्यूट रहेगा। लेकिन अगर दोनों 50-50% मिला दिया गया है तब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बताओगे, तो बेटा तब जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट रहेगी उसी के आधार पर हम लोग बताएंगे कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। ठीक, तो चलिए हमारे पास हमारे कोर्स में ये कुछ टाइप हैं सॉल्यूशन के, मेनली बेसिकली 3 टाइप हैं सॉल्यूशन के। हमारे पास फिजिकल स्टेट कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक गैसियस स्टेट होती है, एक लिक्विड स्टेट होती है, एक सॉलिड स्टेट होती है। तो उसी प्रकार से हमारे पास 3 मेजर कैटेगरी हैं किसकी बेटा, सॉल्यूशन की। ठीक, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। अब इन्हीं से हम लोग कई प्रकार के क्या करते हैं, सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो ठीक है बेटा, इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं, फिर हम लोग आते हैं इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। कॉपी कीजिए। ठीक, हो गया कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। देखिए, अ सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन एनी स्टेट, सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो देखो, जैसे ये ब्रास है, ब्रास क्या होता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ब्रास क्या होता है, एक अलॉय होता है जिसमें क्या होता है बेटा, कई चीज़ें क्या होती हैं, मिक्स रहती है, कॉपर मिक्स रहता है, जिंक मिक्स रहता है। जैसे आप लोग का सोना जो जिससे आप लोग क्या बनाते हो, ऑर्नामेंट्स बनाते हो, वो सोना भी क्या होता है, आपका सोना भी सॉल्यूशन होता है, उसमें भी कॉपर और सोने की एक फिक्स मात्रा मिलाई जाती है, दोनों को सेम एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। ठीक, ओके। ये लिक्विड सॉल्यूशन होगा, शुगर वाटर इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक ना, शुगर वाटर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। इसके बाद गैस एयर इज अ गैसियस सॉल्यूशन। तो ऐसे 3 प्रकार के हमारे पास सॉल्यूशन मेजर कैटेगरी पे हैं। इन 3 से हम लोग फर्दर क्या करते हैं बेटा, 9 टाइप के सॉल्यूशन बना लेते हैं। कितने टाइप के बना लेते हैं बेटा, 9 टाइप के सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब हमारे पास ये 3 टाइप के सॉल्वेंट है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब देखो बेटा, अगर एक बार सॉल्वेंट गैस है और गैस को मिलाओगे तो एक टाइप का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। लिक्विड सॉल्वेंट लिया, उसमें गैस मिलाया, दूसरे टाइप का मिला। अब सॉलिड सॉल्वेंट लिया, उसमें गैस मिलाया, अगला टाइप का मिला। ये एग्जांपल्स भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, याद कर सकते हो एग्जांपल्स को। इसके बाद अब देखो बेटा, अब इन्हीं 3 टाइप के सॉल्वेंट में हम लोग लिक्विड को मिलाते हैं। गैस में लिक्विड मिलाएंगे, लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे, सॉलिड में लिक्विड मिलाएंगे। 3 ये बन गए। अब इन्हीं 3 प्रकार के सॉल्वेंट में हम लोग सॉलिड को मिलाते हैं, सॉलिड को गैस में मिलाते हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमारे पास टोटल 9 सॉल्यूशन मिलते हैं। हमारे पास कितने सॉल्यूशन है टोटल बेटा, 9 सॉल्यूशन हैं। ठीक, तो अब इन 9 सॉल्यूशन में हमको जो पढ़ना है, हमको जो क्या करना है बेटा, हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली क्या पढ़ना है, हमको लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, लिक्विड के बारे में पढ़ना है। ठीक, हमको जो पढ़ना है बेटा अपने क्लास 12th स्टैंडर्ड में, हमको किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। इस लिक्विड में हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड में हम लोग गैस मिलाएंगे, इस लिक्विड में हम लोग लिक्विड मिलाएंगे, इस लिक्विड में हम लोग सॉलिड मिलाएंगे। हमारा जो आगे का पूरा चैप्टर है बेटा वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। वो क्या होगा, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड में लिक्विड मिला के देखेंगे,
लिक्विड में सॉलिड मिला के देखेंगे और लिक्विड में गैस मिला के देखेंगे, और यहीं पे हम लोग का आगे का पूरा लेक्चर होगा। जब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड में गैस मिलाना, जब लिक्विड में गैस मिलाना पढ़ेंगे तो वहाँ पे हेनरी लॉ वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब सॉलिड मिलाएंगे तो राउल्ट्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, एजियोट्रॉप पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोगों का ये एक्चुअली जो चैप्टर है बेटा तीन स्टेप में हम लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक में ये वाला पढ़ेंगे, एक में ये और एक में ये। तो बेसिकली जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, बाकी को छोड़ देना, बाकी के बारे में ज़्यादा स्टडी हमको करना नहीं है। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आगे सॉल्यूशन को पढ़ने के पहले, हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को पढ़ने के पहले पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स। इन कंसंट्रेशन टर्म्स को आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ के आए हो, बस एक बार इसका क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं कि कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग दाल खा रहे हो, दाल में अगर नमक ज़्यादा आ गया तो आप लोग क्या बोलोगे, आज नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर दाल में नमक कम है तो बोलोगे नमक का कंसंट्रेशन आज दाल में कम है। तो कंसंट्रेशन क्या बताता है, कंसंट्रेशन बताता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट, कि कितना अमाउंट का सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिला हुआ है, वही क्या होता है बेटा, वही कंसंट्रेशन होता है। और उसको नापने के लिए बहुत सारी क्वांटिटी हैं, बहुत सारी यूनिट हैं हमारे पास, ठीक। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में कितने अमाउंट का सॉल्यूट आपका क्या है बेटा, डिजॉल्व है, वही क्या कहलाता है, वही कंसंट्रेशन कहलाता है। कंसंट्रेशन को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन और दूसरा है क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। अब बात करूं क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन की, तो क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन क्या है, क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन में आपको सिर्फ इतना पता चल पाएगा कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कंसंट्रेशन कम है। मतलब आप लोग कभी भी एग्जैक्ट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं बता पाओगे कि हाँ इतना है। जैसे एक ग्लास पे मान लीजिए 1 चम्मच आपने शक्कर घोला है, लेकिन आप लोग इस क्वालिटी वाले में इतना बता पाओगे कि उसमें शक्कर ज़्यादा या कम, आप लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे हाँ इस एक ग्लास में 1 चम्मच शक्कर घुली हुई है, तो उसको क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन कहते हैं। क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन का है आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू बता दोगे, एक ग्लास आपके पास सोल्यूशन है, आप लोग एग्जैक्ट बताओगे इसमें 1 चम्मच शक्कर या इतने ग्राम शक्कर मिली हुई है, आप लोग बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू पे उसका कंसंट्रेशन बता दोगे, उसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलेंगे। तो बात करता हूं अगर मैं क्वालिटेटिव की, तो एक क्वालिटेटिव क्या होता है बेटा, दो प्रकार का होता है, एक डाइल्यूट दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। आपने सुना होगा नाम, इसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, जिसमें बेटा क्या होता है सॉल्यूट की मात्रा कम होती है उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अगर कहीं भी आपको दिया हुआ है, आप लोग के लैब में देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है DIL डिल H2SO4, डिल H2SO4 का मतलब क्या है बेटा, डाइल्यूट H2O4, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है और H2SO4 की मात्रा कम है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा डाइल्यूट, या उसमें लिखा रहेगा डिल H2SO4। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूट का मतलब होता है लेसर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। क्या मतलब होता है, लेसर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो डाइल्यूट होता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लार्जर क्वांटिटी। कंसंट्रेशन में क्या होगा, लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लार्जर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी। जब लार्जर क्वांटिटी पे सॉल्यूट डिजॉल्व होगा तब आप लोग क्या कहोगे बेटा कि वो कंसंट्रेटेड है, ठीक बेटा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो हमेशा आपको जब भी कोई एसिड दिया जाता है तो डाइल्यूट फॉर्म में दे दिया जाता है, जब भी कंसंट आपको बोल दिया जाएगा ये भैया कंसंट्रेटेड है ये डाइल्यूट है, तो जैसे वो कंसंट्रेटेड बोल दे तो समझ लो वो खतरनाक है थोड़ा सा, उसको ऐसे ही आप लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। ओके, अब आइए हम लोग को जो मेन स्टडी करना है वो किसके बारे में स्टडी करना है, क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी करना है, जो कि हमको एक किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट की एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक। तो ये भी अगेन दो प्रकार से डिवाइड है बेटा, एक है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स
टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज हो जाएंगे और कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज नहीं हो जाएंगे। अब इनको पढ़ने के पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं कि कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं जो टेम्परेचर के चेंज करने पे चेंज हो जाती हैं। तो आप लोग बताओ बेटा, मास की अगर मैं बात करूं तो मास क्या टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज हो जाएगा? अगर आपके पास कोई सामान 1 kg का है तो वो गर्मियों में 1 kg का रहेगा क्या ठंडी में वो 2 kg का हो जाएगा? नहीं होगा ना। मतलब मास टेम्परेचर के चेंज करने पे चेंज नहीं होता है। बट अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, टेम्परेचर के चेंज करने पे चेंज हो जाता है। आप लोग देखोगे गैस का वॉल्यूम देख लो, लिक्विड का वॉल्यूम देख लो, टेम्परेचर के चेंज होने पे क्या होता है बेटा, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम रहेगा वो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या रहेंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगी। और जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ मास है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगी। तो देखिए बात करता हूं मैं टेम्परेचर डिपेंडेंट की, तो वॉल्यूम परसेंटेज V बाई वी, मास बाई वॉल्यूम W बाई वी, ठीक, W बाई वी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, W बाई वी, मोलरिटी M, नॉर्मेलिटी ppm। और यहाँ पे देखिएगा कहीं भी वॉल्यूम नहीं होगा, मास परसेंट W बाई डब्ल्यू, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड ppm। इसके बाद कुछ और पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। मेनली ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको पढ़नी है, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमको यहाँ पे पढ़नी है, जिनमें से आप लोग ये डेटा जरूर याद रखिएगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। तो आइए चलते हैं एक एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए, हमारे पास पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है मास परसेंटेज। इसको लिखने का तरीका है बेटा W बाई डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, कितने मास में, कितने मास के सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का डिजॉल्व है, ठीक, इतना है। द मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा, मास परसेंटेज कहते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए ये कोई एक सॉल्यूशन है, ये क्या है बेटा, एक कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में दो चीजें घुली हुई हैं, ठीक, एक ये घुली हुई है, ठीक, और दूसरा आपका मान सकते हैं आप लोग, दूसरा मान सकते हैं ये कोई चीज घुली हुई है, ठीक है ना। ये दो चीजों का मिक्सचर है, ठीक। मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं एक कंपोनेंट A है और दूसरा कंपोनेंट क्या है आपके पास, B है। दूसरा कंपोनेंट आपके पास क्या है, B है। अब देखिए यहाँ पर जो मास होगा, ये जो वेट होगा A का, वो कितना है, मान लीजिए A का वेट क्या है, WA है, B का वेट क्या है, WB है। वेट बोलो या मास बोलो। तो ये बताओ टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, WA प्लस WB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सॉल्यूशन में A का मास परसेंटेज आप बताइए, क्या पूछ ले बेटा, मास परसेंटेज ऑफ A। तो मास परसेंटेज ऑफ A क्या हो जाएगा, तो आप लोग सिंपल से करेंगे क्या, मास ऑफ A मतलब वेट ऑफ A डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना है, WA प्लस WB इंटू 100। ये क्या आ गया बेटा, मास परसेंटेज ऑफ B आ गया। एज इट इज सेम आप लोग मास परसेंटेज ऑफ B भी निकाल सकते हैं। कैसे, WB डिवाइड बाई WA प्लस WB इंटू 100 से, ठीक। तो ये इस प्रकार से हम लोग मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं, ठीक। तो मास परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं, वही क्या होता है, मास परसेंटेज होता है। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक। अच्छा एग्जांपल देखिए, अगर आपको ऐसा कहीं लिखा मिल जाए 10% W बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन ऑफ NaCl मीन, 10% W बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन NaCl लिखा मिल जाए, इसका मतलब क्या समझोगे कि आपके पास जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का है। ये W बाई डब्ल्यू समझना बेटा, ग्राम में लेंगे। यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन आपके पास कितना है, 100 ग्राम का है और उसमें 10% NaCl है, मतलब 10 ग्राम NaCl है। तो बेटा देखो, अगर 10 ग्राम NaCl है तो 90 ग्राम हमारे पास क्या होगा, उसमें वाटर होगा।
तभी तो टोटल जाके 100 ग्राम सोल्यूशन बनेगा। तो 100 ग्राम सोल्यूशन है तो 10 ग्राम उसमें NaCl है और 90 ग्राम वाटर है। 10% W/W सोल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब ये होगा। लिखा मिल जाए 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास मीन ऐसा लिखा हो जाए, ऐसा लिखा आ जाए या बाई मास लिखा जाए, तब भी आप लोग क्या करोगे, सोल्यूशन टोटल 100 ग्राम का है जिसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है और 90 ग्राम क्या है, वाटर है। इस प्रकार से आपको लिखा हुआ आ सकता है, आपको पढ़ना भी आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक, तो ये तो हुआ हम लोग का मास परसेंटेज। चलिए आगे बात करता हूं अगर मास परसेंट की, तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी कितनी दी है सोल्यूशन की, दिस मच, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सोल्यूशन। अब ऑक्जेलिक एसिड क्या है यहाँ पे, एज ए सॉल्यूट काम कर रहा है ना बेटा, एज ए सॉल्यूट। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो क्या है बेटा, वेट ऑफ किसका बेटा, ऑक्जेलिक एसिड, वो कितना गिवन है, वो गिवन है आपका 11 ग्राम। अब इसके बाद आपको किसकी जरूरत है, सॉल्यूशन की। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है कि नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है, वो अपने को नहीं पता है। ठीक, उसके बाद अगर ये पता होगा तभी ना मास परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमको काम क्या करना पड़ेगा, वेट या मास निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, कितना पता है, 500 ml, कितना पता है बेटा, 500 ml। और आपको डेंसिटी पता है, क्या पता है बेटा, डेंसिटी पता है। डेंसिटी किसकी पता है बेटा, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है आपको, कितनी है आपको, 1.1 ग्राम पर ml, ये पता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप लोग क्या W नहीं निकाल पाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है W निकालना। तो W निकालने पहले हम लोग, ठीक ना, तो क्या होता है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी दी है 1.1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, कितना दिया हुआ है 500 ml। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आप लोग को पता चल जाएगी। तो देखिए बेटा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 550 ग्राम। ठीक बेटा, ये हमारा आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब सिंपल सा है, हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है बेटा। मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। क्या निकालना है, ऑक्जेलिक एसिड। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना हो जाएगा, सिंपल सा पता है ना, वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड डिवाइड बाई कितना, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, वेट रख दें, ऑक्जेलिक एसिड का कितना वेट है 11। अब इसका वेट कितना निकाल रहे थे, 550 इंटू 100। ठीक बेटा, अब इसको अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, 2% आ गया। कितना आ गया बेटा, 2% इसका आंसर आ गया। तो इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। क्लियर, ओके, इसको कॉपी कीजिए, फिर आइए अगला टर्म्स देखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इसको क्या लिखेंगे, V/V लिखेंगे। इसके पहले वाला क्या था बेटा, आप लोग सॉल्वेंट भी मास में ले रहे थे और सॉल्यूट भी मास में ले रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में है और सॉल्यूट भी आपका क्या है, वॉल्यूम में है। मतलब सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में है और सॉल्यूट भी वॉल्यूम में है। तो इसका मतलब क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, कोई भी एक वॉल्यूम है उसको 100 भाग में बांट दो, उसके कितने भाग पे सॉल्यूट का वॉल्यूम आएगा वो निकालने की कोशिश यहाँ पे हम लोग किया करते हैं। ठीक, इसको भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। अगर मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में देखो क्या है बेटा, दो कंपोनेंट हमारे मिले हुए हैं। ठीक, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। ए का वॉल्यूम यहाँ पे मान लीजिए VA है और बी का वॉल्यूम क्या है, VB है। तो जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो वो तो VA प्लस VB ही होगा ना। तो आप आपने से पूछ लिया अगर कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A निकालो, तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ A डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं ना बेटा, ऐसे VA प्लस VB इंटू 100। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ B, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VA प्लस VB इंटू 100। तो सिंपल सा निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक, फॉर्मूला देख सकते हैं, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू
100, ठीक, ओके। अब ये कैसा लिखा आता है, आपको इस तरह लिखा आ जाए 10% बाई वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल सोल्यूशन मीन दैट, मतलब 10% बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम में एथेनॉल 10% है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है 100 ml का है, तो उसमें से 10 ml क्या होगा एथेनॉल होगा और 90 ml हमारे पास क्या होगा वाटर होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास बेटा क्या है 100 लीटर सोल्यूशन है, सोल्यूशन कितना है 100 लीटर, तो उसमें से क्या होगा बेटा 100 लीटर में से 10 लीटर क्या होगा हमारे पास एथेनॉल होगा और 90 लीटर हमारे पास क्या होगा वाटर होगा, ठीक। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास 1000 लीटर सोल्यूशन है तो 1000 लीटर में क्या होगा बेटा 900 लीटर क्या होगा वाटर होगा और 10 लीटर हमारे पास क्या होगा एथेनॉल होगा। इसका मतलब इस प्रकार से लगाया जा सकता है। तो ये हुआ आपका वॉल्यूम परसेंटेज। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं मास बाई वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो सोल्यूशन रहेगा वो वॉल्यूम में रहेगा। अब जो सोल्यूशन रहेगा वो किस में रहेगा वॉल्यूम में रहेगा, लेकिन सैल्यूट किस में रहेगा मास में रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि पर ml या पर 100 ml या पर 100 लीटर में कितना ग्राम आपका सैल्यूट मिला हुआ है। तो इट इज द मास ऑफ सैल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन या 100 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब कोई भी वॉल्यूम पे देखेंगे कितने वॉल्यूम 100 लीटर वॉल्यूम पे कितना मास सैल्यूट का डिजॉल्व है, उसको क्या कहते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। कहानी समझ में आ गई। तो इसमें देखो क्या होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करेंगे, तो मास ऑफ सैल्यूट, सैल्यूट का मास लिखेंगे डिवाइड करेंगे टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100 करेंगे, ठीक। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा आ गया आपका 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl W/V। क्या लिखा आ गया W/V, W/V इसका मतलब क्या है कि 100 ml हमारे पास सॉल्यूशन है और 100 ml सॉल्यूशन में क्या है 10% सॉल्यूशन क्या है NaCl है। किस में है लेकिन 10% W में है, किस में है बेटा W/V में है। 10% है मतलब 10 ग्राम NaCl होगा, कितना होगा 10 ग्राम NaCl होगा। तो बताइए वाटर कितना होगा, तो बताइए वाटर कितना होगा, वाटर कितना ml होगा ये बताना आपने को, ठीक है ना। देखो अब अगर हमारे पास ये 10 ग्राम है तो आप लोग ये नहीं लिख सकते कि भैया कि 90 ml आपका वाटर होगा, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि 10 ग्राम NaCl का वॉल्यूम आपका 10 ml ही हो। 10 ग्राम NaCl का वॉल्यूम का हो 8 ml हो 12 ml हो तो उसी हिसाब से तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे VML लिखेंगे, क्या लिखेंगे VML ऑफ वाटर लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग 90 ml नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 ml नहीं लिखा। अगर यहाँ पे 10 ml लिखा होता तब आप लोग यहाँ पे 90 ml लिख सकते थे, बट यहाँ पे 10 ग्राम लिखा है और जरूरी नहीं है कि NaCl का यार वॉल्यूम 10 ml ही हो, इसका वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है बिकॉज ये तो मास है ना, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं मास बाई वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपका है पार्ट्स पर मिलियन ppm। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है आप लोग समझिएगा। जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में ट्रेसेस पे सैल्यूट को मिलाते हैं, सैल्यूट को कैसे मिलाते हैं बहुत ही माइनर क्वांटिटी पे सैल्यूट को मिलाते हैं, तब हम लोग इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखोगे कि आपकी जो मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन का जो रैपर होता है उनमें क्या होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में चीज़ें मिला करके कोई भी मेडिसिन तैयार की जाती है। तो वहाँ पे उसकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी रहती है वो ppm में लिखी रहती है कि इतने ppm ये मिला है, इतने ppm ये मिला है, इतने ppm ये मिला है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत माइनर क्वांटिटी पे क्या करते हैं सैल्यूट को हम लोग डिजॉल्व किया करते हैं। तो देखिए इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि अभी तक जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, हमारे पास अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग 100 भागों में बांट लेंगे, 100 पार्ट्स में क्या कर लेंगे 100 पार्ट्स में बांट लेंगे, 100 पार्ट्स में। अब देखेंगे इस 100 पार्ट्स में से कितना पार्ट सैल्यूट का था। अगर यहाँ पे देखो 2 पार्ट सैल्यूट है तो मतलब क्या हो जाएगा 2% सैल्यूट हो जाएगा। तो 100 में से कितना पार्ट सैल्यूट का है वो निकाल रहे थे, ठीक। लेकिन अगर बहुत माइनर क्वांटिटी पे मिलाए हैं तो भैया अगर बहुत माइनर क्वांटिटी में आप लोग मिलाए हो तो उसमें तो कोई एक पार्ट भी नहीं वो भर पाएगा ना। 100 भाग में अगर उस पूरे सोल्यूशन को आपने डिवाइड कर दिया तो वो एक पार्ट को भी इसके नहीं भर पाएगा, एक पार्ट का भी आधा से आधा बहुत छोटा सा अमाउंट में ये भर रहा है। तब हम लोग इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग पूरे सोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, पूरे सोल्यूशन को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं
10 की पावर 6 में डिवाइड कर देते हैं। पूरे सोल्यूशन को बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट देंगे। कितने स्मॉल स्मॉल पीसेस में इसको डिवाइड कर दिया, 10 की पावर 6 में इसको कट कर दिया। अब देखेंगे कि 10 की पावर 6 में से कितना पार्ट आपका पीपीएम में है, कितना पार्ट आपका सैल्यूट मिला हुआ है। अब जब इसको 10 की पावर 6 में, तब हमको कम से कम 2-4 पार्ट में तो ये भर ही जाएगा, 2-4 पार्ट में तो सैल्यूट आ ही जाएगा। इसीलिए जब चीज़ों को बहुत ट्रेसेस में मिलाते हैं तब हम लोग पीपीएम का इस्तेमाल किया करते हैं। तो और बाकी कुछ नहीं, सेम टू सेम है। देखिए, it is used to express the concentration of solute present in trace quantity in solution। तो ppm ऑफ कंपोनेंट का फार्मूला क्या होगा, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक, अपन टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। अब ये ppm को 3 प्रकार से आप निकाल सकते हो। अभी भी 3 चीजें पढ़ी, W/W पढ़ा, V/V पढ़ा और W/V पढ़ा। सेम फार्मूला यहां पर भी लग रहा है। देखो, ppm W/W में मास ऑफ कंपोनेंट अपन टोटल मास, वहां पे 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई, सिर्फ यही चेंज है। वहां पे 100 था, यहाँ पे 10 की पावर 6। V/V में सेम फॉर्मूला, वहां पे 100 था, यहाँ पे 10 की पावर 6। यहाँ पर W/V में 10 की पावर 6, बस 100 हटा के 10 की पावर 6 लिख देना है आपको। बाकी वही तीनों सेम फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे पीपीएम में भी, ठीक। ओके, नोट, इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच कंपोनेंट आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 1 लीटर ऑफ सी वाटर, वेट उसका दिया हुआ है 1030 ग्राम, कंटेन 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व O2, इट्स मास परसेंटेज। अब देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि अगर हम लोग मास परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना, और अगर इसका मास परसेंटेज किस में निकालें बेटा, पीपीएम में निकाले, तो देखिएगा दोनों में क्या फर्क आएगा। देखिए, अगर इसका मैं मास परसेंटेज निकालूंगा, किसका मास परसेंटेज इसको निकालना है, O2 का मास परसेंटेज निकालना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, आपके पास कितना है सी वाटर, 1 लीटर सी वाटर है। यहाँ पे कितना है, ये 1 लीटर सी वाटर है। और 1 लीटर सी वाटर का जो वेट दिया हुआ है बेटा, वेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1030 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1030 ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग क्या डिजॉल्व कर रहे हैं, O2 को डिजॉल्व कर रहे हैं। किसको डिजॉल्व कर रहे हैं, O2 को डिजॉल्व कर रहे हैं। O2 कितना डिजॉल्व हो रहा है, 6 × 10⁻³ ग्राम। अब देखो, यहाँ पे 6 × 10⁻³ ग्राम O2 को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो जो टोटल सॉल्यूशन का मास आएगा वो कितना रहेगा, सॉल्वेंट का मास प्लस O2 का मास। तो ये बताओ, अगर तुम लोग इसमें ऐड भी कर दोगे 6 × 10⁻³ मतलब 0.006, ठीक, इतना ऐड करोगे तो क्या इसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या, 1030.006? तो बताओ क्या कोई फर्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा ना। तो इस पे जो मास में चेंज आएगा ना, वो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा, बहुत माइनर निग्लिजिबल चेंज है। इसलिए हम लोग जो इस वाटर का मास है 1030, वही मास हम लोग किसका माने ले रहे हैं, सॉल्यूशन का माने ले रहे हैं। वही मास किसका माने ले रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन का माने ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना, या वेट ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1030 ही हो जाएगा, 1030 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो अपन लोग अब मास परसेंटेज निकालते हैं। मास परसेंटेज किसका निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ O2 निकालना है। तो क्या करेंगे, मास ऑफ O2 ऊपर लिखेंगे 6 × 10⁻³ अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना है 1030 × 100। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 5.8 × 10⁻⁴ परसेंटेज। ये क्या आई वैल्यू, 5.8 × 10⁻⁴ परसेंटेज। तो अगर आप लोग इसको लिखोगे तो इसके इस प्रकार से भी, अगर ये 10⁻⁴ हटाओगे तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 0.00058 परसेंटेज। तो कैसे आया बेटा, 0.00058% आया जब इसका मास परसेंटेज निकाला। अब देखो, मैं इसका पीपीएम में मास परसेंटेज निकालता हूँ। पीपीएम में क्या निकालता हूँ, W/W निकालता हूँ। अब इसकी वैल्यू देखिएगा कैसी आएगी। अब अगर मैं बात करूंगा तो सेम फॉर्मूला वही रहेगा, बस 100 की जगह क्या कर देंगे, 10 की पावर 6 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 की जगह 10 की पावर 6 कर देंगे। तब देखो 6 × 10⁻⁻³ डिवाइड बाई 1030 × 10 की पावर 6 कर देंगे। जब 10 की पावर मैं 6 कर दूंगा तब मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब मेरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.8 ppm। क्या आ गई, 5.8 ppm। अब बताओ, ये लिखा हुआ ज़्यादा बेटर लग रहा है तुम्हें या ये लिखा हुआ ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब यहीं से आप लोग
ppm और मास परसेंट में समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पर O2 बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिलाई गई थी ना बेटा, इसलिए देखिए 5.8 ppm अगर लिखा रहेगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से लिख पाओगे और ज़्यादा बेटर तरीके से आपको अंडरस्टैंड होगा। लेकिन अगर आपको इसमें 0.00058% ऐसे लिखना पड़ गया तो ये कम सही है, तो इसीलिए हम लोग ppm का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए पूरा, ठीक, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं किसकी बेटा, मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग 11th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, बस इस पे स्पीड से हम लोग इसको क्या रिवीजन कर ले रहे हैं। मोलैरिटी का मतलब क्या है, मोलैरिटी का मतलब क्या है बेटा, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हैं, वही क्या हो जाती है, उसकी मोलैरिटी हो जाती है। समझ में आया। अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी क्या है बेटा सॉल्यूशन है 1 लीटर का, उसमें कितने यहाँ पर, उसमें कितने मोल, उसमें कितने मोल, नंबर ऑफ मोल्स क्या मिले हैं, सॉल्यूट के मिले हैं, वही क्या होती है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको n से डिवाइड रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जरूर याद रखना, लीटर लेना है हमको, ठीक है ना। 1 लीटर में कितना मोल डिजॉल्व है, वही क्या होती है, मोलैरिटी होती है, ठीक। अच्छा, अब आगे अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। तो अगर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मोलैरिटी का फार्मूला और क्या हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मतलब n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, W बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं। तो n की जगह हम लोग क्या लिखा, W बाई ये लिख दिया इंटू वॉल्यूम इन लीटर लिख दिया। तो ये फार्मूला आपका काफ़ी ज़रूरतमंद फार्मूला है, काफ़ी क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, ठीक। अच्छा, अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया रहे तब आप लोग क्या करोगे, तब ml में दिया रहेगा तब आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दोनों फार्मूले आपके बहुत जरूरी फार्मूले हैं और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अच्छा, आपको अगर दे दिया गया 2 कैपिटल M, मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। आपको 2M HCl सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, 2M HCl मतलब 1 लीटर में 2 मोल HCl के मिले हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में 2 मोल HCl के मिले हैं, 2 मोल HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक। अब इससे कई क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आसान है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, 49 ग्राम H2SO4 इन 100 ml सोल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, वेट दिया है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है कि नहीं दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 49 ग्राम दिया हुआ है। अब मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, मोलर मास, अब देखिए ये क्या है, H2SO4 है ना, H2SO4 का मोलर मास आपको आई थिंक निकालना सबको आता होगा। इसका मोलर मास आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 98 आ जाएगा। और आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया कितना, 100 ml दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मोलैरिटी, क्या निकालना है, मोलैरिटी। अब अगर सोल्यूशन आपका ml में है तो ये फार्मूला है ना आपके पास, क्या फार्मूला है मोलैरिटी का, M इक्वल टू W बटे मोलर मास वॉल्यूम ml इंटू 1000। अब इसमें वैल्यू रख दो तो W कितना है बेटा 94, मोलर मास कितना है 98 और आपका वॉल्यूम कितना है 100, ओके, कितना है वॉल्यूम 100। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या है 1000, तो देखो कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 2 5 जा 10, तो कितनी आ गई मोलैरिटी 5m आ गई, आंसर आ गया आप लोगों का, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, ये आ गया आपको समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी को भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगली बात करूँ अगर मैं मोलैरिटी की, मोलैरिटी में क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है। लेकिन मोलैरिटी में क्या देखें, एक अकेला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहां पे बेटा हम लोग सॉल्यूशन में नहीं देखते हैं, जहाँ यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट में देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक अकेला ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जहाँ पे
डिवाइड पे बेटा सॉल्यूशन के बारे में नहीं आता, डिवाइड में किसके बारे में आता है, सॉल्वेंट के बारे में आता है। तो इसको क्या कहते हैं, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व है, वही इसकी मोलैलिटी हो जाती है। तो एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, पर kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉरी लिख देंगे सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अब मोल्स का फार्मूला आप लोग जानते ही है, बाकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये मोलैरिटी हो गया। आगे अगर मैं बात करूं बेटा नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी बेटा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग आप लोग लाइए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर में, जैसे 1 लीटर में कितने, 1 लीटर सॉल्यूशन पे कितने मोल मिले हुए हैं, कितने मोल मिले हुए हैं, वो क्या होता है, वो होता है मोलैरिटी। एज इट इज सेम 1 लीटर में कितने इक्विवेलेंट मिले हुए हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के मिले हुए हैं, वो क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी। बहुत ही सिंपल, कोरिलेट करो। मोलैरिटी में क्या होगा, 1 लीटर में कितने मोल मिले हुए हैं, और नॉर्मेलिटी में क्या होगा, 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले हुए हैं, किसके, सॉल्यूट के। 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले हुए हैं, किसके, सॉल्यूट के, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो आता था, गिवन मास अपन मोलर मास कर देते थे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना नहीं सीखा है। तो आइए उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकालते हैं बेटा। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट का गिवन मास कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जैसे मोल निकालते थे ना, मोल निकालते थे, गिवन मास दिया रहता था, डिवाइड करते थे मोलर मास से। तो यहाँ पे गिवन मास ये रहेगा, और डिवाइड करेंगे किससे, इक्विवेलेंट मास से। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास से। अब फिर आप फंस गए ना, अब कहेंगे सर ये इक्विवेलेंट मास क्या है, ठीक। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का भी फॉर्मूला है हमारे पास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर। अब कोई भी सॉल्यूट दिया रहेगा तो उसका मोलर मास तो आपको निकाल ही सकते हैं ना, जैसे H2SO4 का भी हमने 98 निकाला था, वैसे ही इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर। आपने कह दिया ठीक सर, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, अब ये n फैक्टर क्या है, फिर से फंस गए, फंसते चले जा रहे हो। देखो पहले तो आपको पहले नॉर्मल समझ लो, कुछ नहीं है नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी वैसे नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी में 1 लीटर में कितने मोल मिले हैं, और नॉर्मेलिटी में 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले हैं। अब मोल निकालना आसान था, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आसान नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन इक्विवेलेंट मास करना पड़ेगा। अब मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन रहेगा, पता रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ठीक। तो अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करें, इक्विवेलेंट मास निकालने के मॉलिक्यूलर मास डिवाइड n फैक्टर करें। अब मॉलिक्यूलर मास तो फिर भी निकाल लेंगे, वो निकालना आता है, 11th में सीख क्या है, लेकिन अब ये n फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो आइए सीखते हैं n फैक्टर निकालना। हाँ देखो, हर एक चीज़ का n फैक्टर बेटा अलग अलग तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एसिड है, एसिड का अलग तरीके से निकलेगा, बेस है, बेस का अलग तरीके से निकलेगा, आयनिक कंपाउंड्स है उनका अलग तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से n फैक्टर्स बेटा निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ एसिड की, किसकी बात करूँ मैं, एसिड की बात करूँ बेटा, एसिड की, तो एसिड का n फैक्टर क्या होता है पता है आपको, n फैक्टर एसिड का क्या होता है, एसिड का n फैक्टर होता है बेटा, क्या होता है, एसिड का जो n फैक्टर होगा वो होगा उसकी बेसिसिटी। क्या होगा बेटा, एसिड का n फैक्टर क्या होगा, उसकी बेसिसिटी होगा। क्या होगा बेटा, बेसिसिटी होगा। अब बेसिसिटी क्या होता है, याद रखिए, बेसिसिटी क्या होता है, कोई भी एसिड को जब आप लोग डिजॉल्व करोगे, पानी में डालोगे, वो कितने H+ आयन ट्रांसफर करेगा, वही उसकी बेसिसिटी हो जाती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ H+ ट्रांसफर वही उसकी क्या हो जाती है, बेसिसिटी हो जाती है। तो याद रखिएगा, एसिड के केस में n फैक्टर क्या होगा, उसकी बेसिसिटी होगी, और बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H+ ट्रांसफर। एग्जाम्पल देखिएगा आप, एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl में बेटा
कितना H+ निकलेगा, एक H+ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। HCl ब्रेक डाउन होगा तो इससे एक H+ ही तो बाहर निकलेगा, पानी मिलाओगे तो H+ Cl- निकल जाएंगे, तो HCl से एक H+ निकलेगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी कि नहीं, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर इसकी बेसिसिटी 1 है तो इसका n फैक्टर भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। H+ ट्रांसफर कितना है, 1, तो बेसिसिटी 1 हो गई, बेसिसिटी 1 है तो n फैक्टर भी 1 हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हम लोग क्या कर सकते हैं, n फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है H3PO4 का n फैक्टर निकालना, वो हम आपको बताए दे रहे हैं, वही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिएगा बेटा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, H3PO4 की, ठीक। मैं बात कर रहा हूँ बेटा H3PO3 की, मैं बात कर रहा हूँ बेटा H3PO2 की। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि इसका n फैक्टर क्या होगा। हर जगह 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक। तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 H+ ट्रांसफर करेगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, n फैक्टर भी इसका 3 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, इसकी बेसिसिटी 1, इसकी बेसिसिटी 3 होती है, ये 3 H+ ट्रांसफर करता है, n फैक्टर इसका 3 होता है। लेकिन ये सिर्फ 2 H+ ट्रांसफर करता है, इसकी n फैक्टर 2 होता है। ये सिर्फ एक H+ ट्रांसफर करता है, इसका n फैक्टर 1 हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों होता है, तो इसकी जो कहानी है, इसका जो राज है, वो इसके स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है। किस में छिपा हुआ है, इसके स्ट्रक्चर पे। अब हम लोग देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, तब आपको मैं बताऊंगा कि देखो इसके यहाँ पर इसका n फैक्टर क्या है आपका, इसका n फैक्टर है आपका 3, इसका n फैक्टर क्या है बेटा आपका 2, और इसका n फैक्टर क्या है आपका, इसका n फैक्टर है आपका 1, इसका n फैक्टर कितना है 1। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अब अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने सीखा है ना, तो वो लुईस स्ट्रक्चर इसका बनाता हूँ और दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो फास्फोरस होता है बच्चा, तो फास्फोरस क्या होता है, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ऐसे लगे हैं। अब 3 ऑक्सीजन में देखो इसका ऑक्टेट एक हाइड्रोजन खाली है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इन तीनों। अब देखिए PO आपका H3PO4 में फास्फोरस के क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी 3 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, एक ऑक्टेट की और जरूर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो H इसके साथ जुड़ जाता है। तो होता क्या है बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होता है। दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होता है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H+ क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन होके निकल जाता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और H+ चलता बनता है। बट समझिएगा कहानी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो पता है ना क्या होती है। देखो बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, अगर ये कोई A और B है, ये क्या है बेटा, ये आपका बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन, एक A का इलेक्ट्रॉन है, एक B का इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बीच में रहना चाहिए। बट अगर इन दोनों में से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर A की तरफ ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, वही क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। तो देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अच्छी खासी होती है, ये इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेता है, तो क्या होता है, H+ आसानी से H+ की फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या होते हैं, बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका n फैक्टर होता है 3, ठीक। अब बात करता हूं मैं आगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, एक और ये एक ऑक्सीजन। अब तीनों ऑक्सीजन लग गए। अब
3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन अभी भी बच गया और एक इलेक्ट्रॉन भी बचा फास्फोरस का। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन सीधे जाके फास्फोरस से जुड़ जाता है। अब फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी डिफरेंस इतना अच्छा नहीं होता है कि ये H+ की फॉर्म में निकल जाए। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बच्चा ये H और ये H ही ट्रांसफ़र हो पाएगा, इसीलिए इसका n फैक्टर 2 होता है। बात करूं अगर मैं H3PO2 की, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है और बचा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन से और बाकी 2 ठो इसका ऑक्टेट पूरा करते हैं फास्फोरस का। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकल पाता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में नहीं निकल पाता है। तो इसलिए इसका n फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए और सीखिए अच्छे से, ठीक। तो ये तो क्या आ गया, n फैक्टर आ गया किसका बेटा, एसिड का n फैक्टर आ गया। तो n फैक्टर निकालना आप लोग सीख गए। कोई भी एसिड होगा उसका n फैक्टर निकाल लेंगे आप लोग। n फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता रहेगा, तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। जब इक्विवेलेंट मास आ जाएगा तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, सिंपल सा n फैक्टर निकाल लोगे। एसिड के केस में उसका मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास आ गया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आराम से निकाल लोगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, ठीक। अब जैसे ही ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो यहाँ पे यार फॉर्मूले में रख के नॉर्मेलिटी नहीं आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक। जैसे मोल निकालने के लिए प्रॉब्लम होती है, निकालना पड़ता है मोल को, तो उसके बाद तो सीधा से नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम कर देते थे, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे वो निकल आएगा रख देंगे फॉर्मूले में, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नॉर्मेलिटी का, ठीक, ओके। इसके बाद आप लोग चाहें तो एसिड के n फैक्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको सिखाता हूं क्या, n फैक्टर ऑफ बेस। बेस के n फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक बच्चा। n फैक्टर किसका बेटा, n फैक्टर निकालना है हमको को बेस का। किसका निकालना है, बेस का। तो बेस का जो n फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा, उसकी एसिडिटी। क्या होता है बेटा, उसकी एसिडिटी होती है, ठीक। एसिड का बेसिसिटी और बेस का एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है बेटा, ये होती है नंबर ऑफ OH माइनस आयन। क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस ट्रांसफर्ड, ठीक है ना बेटा। OH माइनस, जितने OH माइनस ट्रांसफर होंगे वही क्या हो जाएगी, उसकी एसिडिटी हो जाएगी, ठीक। समझ में आ गई कहानी। अब देखो इसका भी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपके पास क्या है, NaOH है। NaOH को पानी में डालोगे तो एक OH माइनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा, एक OH माइनस, इससे निकलेगा Na+ और OH माइनस। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये क्या है, एक है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया बेटा, 1 ना हो गया। तो ऐसे बेस का हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी, n फैक्टर किसकी बेटा, n फैक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसकी बात करूं, आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड का n फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा। आयनिक कंपाउंड में जो उनकी वैलेंसी होती है ना, जो वैलेंसी होती है वही उनका n फैक्टर हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसका, NaCl का, तो Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, तो एक है ना, तो यहाँ पे चाहे निगेटिव वैलेंसी ले लो या पॉजिटिव वैलेंसी ले लो, वही उसका क्या हो जाता है, n फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने n फैक्टर को भी निकालना सीख लिया बेटा, और यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मेलिटी को भी सीख लिया। तो ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फॉर्मेलिटी को सीखेंगे, देन आगे की ओर कंटिन्यू इसको करते हैं।